दोस्तों, एक लड़की का और एक लड़कों का जो मिलन होता है दोस्तों, और उस मिलन के बाद जो पैदा होती वो संतान होती है, वो भी दोस्तों जब अच्छी लगती है जब कायदे और नियम से मिलन हो। यानी कि दोस्तों शादी पहले हो उसके बाद में मिलन हो, तब दोस्तों वो संतान अच्छी लगती है। आज के ज़माने में दोस्तों इंसान शादी नहीं कर रहा है, उससे पहले ये मिलन कर लेता है और उसके बाद में जो पैदा होती है वो कही जाती है नाजायज़ संतान, जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों हर काम समय पर अच्छा लगता है। दोस्तों एक औरत होती है जो कि शादी करती है और अच्छा खासा सब चलता है, लेकिन दोस्तों उम्र बीतने लगती है और उसका पति जब लगभग 45 साल के बाद का हो जाता है, 45 साल प्लस हो जाता है, तो वो उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है। वो बाहर कहीं से संबंध बना लेती है और बनाने के बाद में वो अपनी प्यास बाहर ही मिटाती रहती है। दोस्तों जब ये बात वो धीरे धीरे पति को पता चल जाता है, जब पति को पता चलता है तो स्पष्ट कह देती है कि तुम तो मेरी प्यास बुझा नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं बाहर ही बुझाऊंगी। दोस्तों पति को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, वो ऐसा कदम उठा देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और लगभग दोस्तों औरत की मृत्यु के पीछे लगभग 50% ज़्यादातर केसों में यही पाया जाता है कि औरत या लड़की का बाहर संबंध होता है, जिससे उसके पति उसे मार देता है या खुद ही आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों आज की भी कहानी कुछ इसी प्रकार की है, इसी तरह की है। दोस्तों मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों एक दिन सतीश काम से थोड़ा जल्दी घर पे आता है। जैसे ही घर के गेट पर पहुंचता है वैसे ही उसके कदम रुक जाते हैं। दोस्तों उसको अंदर से उसकी पत्नी मधु की आवाज़ आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो अंदर किसी से बात कर रही हो। दोस्तों वो ध्यान से सुनता है और धीरे धीरे दबे पैर अंदर जाता है। जिस कमरे में मधु बैठी हुई होती है उस कमरे में कान लगा के वो सुनने लगता है। मधु किसी से हंस हंस करके बात कर रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर साहब, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तुमने मेरी प्यास को ही बुझा दिया। अब तो ना ही कोई इच्छा बची है, ना ही कोई मन में उमंग। तुम इस तरह के मर्द हो जिससे तुम कई औरतों को एक साथ शांत कर सकते हो। जो मेरा ठंडा पति है उसके बस की तो कुछ है नहीं, इसलिए अब मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मेरे पति के कुछ अब बस की नहीं है, क्योंकि उसमें अब मर्दानगी बची ही नहीं है। जो मेरी ही प्यास है वो तुम ही अब बुझाते रहो। इस तरह जब वो बात करती है दोस्तों सतीश के अंदर मानो आग सी लग जाती है। दोस्तों कोई भी पति होगा ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और के पास जाए। दोस्तों सतीश गुस्से में लात मारता है। गेट भी अंदर से खुला होता, कुंडी नहीं लगी होती है। तो दोस्तों जैसे ही गेट खुलता है मधु देखती है कि उसका पति आ गया है। तो वो मधु कहती है अपने पति से, सतीश से, कि आज तुम जल्दी क्यों आ गए हो, और चेहरे पर झूठी ही मुस्कान लेकर के सतीश से बात करने की कोशिश करती है। दोस्तों सतीश ने जो भी बातें सुनी थी उसके अंदर आग लगी हुई थी। दोस्तों वो अपनी बीवी मधु को कोई भी जवाब नहीं देता है। वो लात घूंसों से उसके ऊपर बारिश करने लगता है और इतना मारता जब तक वो थक नहीं जाता है। और उसके बाद में उससे पूछता है कि तू किससे बात कर रही। दोस्तों जो मधु होती है वो नहीं बताती है कि वो किससे बात कर रही होती है। और जब सतीश उसका फ़ोन लेने की कोशिश करता है तो छीना झपटी में दोस्तों मधु जब तक नंबर ही डिलीट कर देती है तो सतीश को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जब तक मारता है जब तक कि दोस्तों वो थक नहीं जाता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सतीश था वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता औरैया और उसके अंतर्गत एक कस्बा पड़ता है दिव्यापुर। दिव्यापुर का रहने वाला होता है। उसकी जो पत्नी होती है
वो दोस्तों ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो दूसरी पत्नी यानी मधु से शादी कर लेता है। पहली पत्नी से उसे एक बेटी थी, वो नाना नानी के घर पे ही रहती थी और वहीं पर पढ़ती थी। और दोस्तों इन्होंने जब दूसरी शादी कर ली तो ज़िंदगी धीरे धीरे गुजरने लगी और उसके बाद में इनके भी 2 बच्चे हो गए। दोनों लड़के होते हैं दोस्तों और दोनों में 2 साल की छुटाई बढ़ाई होती है। समय धीरे धीरे बीतता रहता, उसके बाद में जब कमाई उन्हें कम लगती है और खर्चे ज़्यादा लगते हैं तो सतीश कहता है कि यहाँ पर अपनी पूर्ति नहीं हो रही है, चलते हैं कहीं और काम करते हैं। तो दोस्तों वो शहर कानपुर में थाना बर्रा के पास में रहने लगते हैं और जो सतीश होता है वो दवाई कंपनी में एमआर का काम करने लगता है। दोस्तों समय बीतता रहता है, सालों बीत जाते हैं और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। लगभग लगभग जब जो मधु होती है 40 साल की उम्र में पहुंच जाती है और सतीश है वो 45 साल पार कर जाता है। दोस्तों उसके बाद में मधु कहती है कि घर का खर्च सही से चल नहीं रहा है, एक काम करो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम भी अपनी ही कंपनी में मुझे लगा लो और मेरी नौकरी की बात कर लो। सतीश कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, मैं कर तो रहा हूँ, काम अच्छा चल रहा है और उसके बाद में खर्चा भी अच्छा चल रहा है। मधु कहती है कि जब 2 लोग काम करेंगे तो उसका अलग ही हिसाब दिखता है, एक का खर्च हो जाएगा तो एक का तो बचेगा, हमारे आगे 2 बच्चे हैं उनका भी तो भविष्य देखना है, पढ़ाई लिखाई देखनी है। दोस्तों सतीश कहता ठीक है और उसके बाद में वो अपनी कंपनी में बात करता है, अपने पत्नी के डॉक्यूमेंट ले जाता है तो पत्नी उसकी उसी की कंपनी में वो भी एमआर के तौर पे ही लग जाती है। दोस्तों अब दोनों बातें करने लगते हैं। इधर धीरे धीरे समय और बीतता है। इधर ऐसा होता है कि दोस्तों मधु जो होती है उसकी अंदर से जो शारीरिक भूख होती है वो बढ़ने लगती है और इधर दोस्तों जो सतीश होता है उसकी उम्र धीरे धीरे ढलने लगती है। अब मधु चाहती थी कि उसके पति का रोज मुझे प्यार मिले, रोज मेरा पति मेरे साथ संबंध बनाए, लेकिन दोस्तों जो सतीश होता है उसका इस चीज से मन हट गया, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, एक उम्र होती है, एक समय होता है। दोस्तों जब भी मधु कहती है अपने पति से संबंध बनाने की, तो दोस्तों जो सतीश होता है दिन भर का तो थका हारा होता ही है, आता है खाता है सो जाता है और मधु जब जगाती है उसे तो वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि सो जाओ, बच्चे भी अब जवान हो रहे हैं और तुम्हें इस चीज़ की पड़ी है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। दोस्तों इस तरह वो डांट देता है। मधु प्यासी आंखों से उसे घूर के देखती रहती है और बहुत ज़्यादा मन ही मन में वो उसको गुस्सा करती है, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर की जो प्यास जगी है वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों अब वो भी एमआर का काम कर रही थी, तो दोस्तों जो कानपुर में जाने माने डॉक्टर होते हैं उनसे उसकी बात होती रहती, तो कुछ डॉक्टर रसीले टाइप के होते हैं, यानी कि पराई स्त्री का स्पर्श चाहते हैं और जब मधु ये चीज़ देखती है तो वो उन डॉक्टरों पर अपना जाल फेंक देती है। दोस्तों वो डॉक्टर मधु के जाल में फंस जाते, क्योंकि उम्र से तो मधु 40 साल की हो गई थी, लेकिन उसका रहन सहन उसका मेकअप इस तरह था कि दोस्तों जैसे वो 27-28 साल की एक औरत हो। दोस्तों अब धीरे धीरे डॉक्टरों से उसकी बातचीत होने लगी। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कानपुर के नाम में जाने माने 2 डॉक्टरों से मधु ने अपना संबंध बनाना चालू कर दिया। दोस्तों वो उन्हीं के पास जाती मीटिंग के तौर पे दवाइयों के बारे में बातचीत करने, लेकिन दोस्तों वहाँ बात कुछ और ही होती है। दोस्तों वो डॉक्टर मधु से संबंध बनाते हैं और मधु की प्यास बुझा देते हैं। डॉक्टरों से मधु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर की जो आग थी दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से बुझा दिया, उसे संतुष्ट कर दिया। और इधर अब वो सतीश से कुछ चाहती भी नहीं है, बस एक ही छत में पति पत्नी के रिश्ते से रह रहे होते हैं। मधु ना तो अब सतीश से ढंग से बोलती, ना ही उससे प्यार करने की बात करती। धीरे धीरे सतीश को मधु में बदलाव दिखने लगता है। सतीश समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसने बाहर किसी से संबंध बना रखा है, क्योंकि पहले ये कुछ और ही तरह से रहती थी और अब कुछ और तरीके से। दोस्तों सही बात है कि मधु को बाहर से वो हर खुशी मिलने लगी, वो हर शारीरिक सुविधा मिलने लगी, जिससे अब मधु
सतीश से कोई बात नहीं करती, ना ही उसके साथ कहीं घूमने जाती, बस घर में रहती और मतलब से मतलब रखती। दोस्तों, वो डॉक्टर होते हैं, मधु को साथ ले जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते, खर्च करते हैं और उसी बीच में वो अपना शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता रहता है और एक दिन दिल्ली में मीटिंग होती है। दोस्तों, मधु भी जाती है और सतीश भी जाता है और जाने के बाद में वो मीटिंग अटेंड करते हैं और अटेंड करने के बाद फिर से घर आ जाते हैं। दोस्तों, घर आने पर मधु का फोन आता है तो सतीश के सामने ही वो किसी डॉक्टर से बात करने लगती है। और दोस्तों, सतीश जब ये देखता है कि मेरी पत्नी मेरे ही सामने बात कर रही है किसी और से, तो उसे गवारा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मर्द चाहे मर्दानगी उसमें बची हो या ना बची हो, दोस्तों वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी और से बात करे। पति के अंदर अब क्षमता बची हो या ना बची हो अपनी पत्नी की संतुष्ट करने की, लेकिन फिर भी अगर उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी किसी और से संबंध बना रही, तो उसके जो अंदर का मर्द होगा वो कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है। सतीश जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उस पर चिल्लाता है और उसकी पिटाई भी कर देता है। दोस्तों, पहले तो छुप छुपा कर मधु मिलती थी, बात करती थी। अब दोस्तों वो सतीश से खुल के कह देती है कि तुम्हारे अंदर तो क्षमता है नहीं मेरी जिस्म की प्यास बुझाने की, इसलिए मैं अब बाहर किसी से अगर मैं प्यास बुझा रही हूँ तो तुम्हें इसमें इतराज क्या है? या तो तुम मेरा पेट भरो, अगर तुम नहीं भर सकते हो तो मैं बाहर अपना पेट भर रही हूँ, तो इसमें तुम्हें दिक्कत ही क्या है? दोस्तों, इस तरह से सतीश से वो बात करती है, जो कि सतीश को बिल्कुल गवारा नहीं होता है। दोस्तों, अब उसके दिन पे दिन फोन आते हैं और वो सतीश के सामने ही बातें करती रहती, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका पति उसके सामने है या नहीं। आए दिन झगड़े होते रहते हैं और दोस्तों जो सतीश के बच्चे होते हैं वो झगड़े को बीच बचाव करते हैं, एक मम्मी के पक्ष लेता है, एक पापा के पक्ष लेता है। दोस्तों, यानी कि बच्चे भी जवान हो चुके थे, समझदार हो चुके थे, लेकिन दोस्तों जो मधु थी उसकी जिस्म की प्यास ठंडी ही नहीं हो रही थी। हर चीज का दोस्तों एक समय होता है और ये प्यास ऐसी होती है, जितना इसको बढ़ाओगे उतना ये बढ़ती जाती, और अगर आप इसको दबा दोगे तो ये दब जाती। लेकिन दोस्तों मधु दबाने की तो सोचती ही नहीं है, ओनली बढ़ाती है और डॉक्टरों से संबंध बनाती रहती है। जब दोस्तों मधु घर पे ही अपने पति के सामने बात करने लगती है तो सतीश होता वो सोचता है आज तो ये घर पे मेरे सामने बात कर रही है और किसी दिन ये मेरे ही सामने घर पे उन्हें लाएगी और मेरे ही बिस्तर पे मेरे ही घर में उसके साथ रंग रलियां मनाएगी। दोस्तों, उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है सतीश का ये सोच करके कि मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, इस तरह सोचता है। और जिस दिन वो घर पे आता तो मधु उस दिन भी बात कर रही होती है। दोस्तों, जब ये मारता है बाहर चला जाता है और थोड़ी देर बाद फिर आता है और मधु से पूछता है कि तुम ये सब बंद करोगी या नहीं करोगी? तो मधु कहती है कि या तो तुम मेरे शरीर की रोज प्यास बुझाओ, अगर तुम नहीं बुझा सकते हो तो मैं दूसरे से प्यास बुझवाऊंगी, इसमें तुम्हें खराब नहीं लगना चाहिए। लेकिन दोस्तों किसी मर्द को ये गवारा नहीं होगा कि उसकी पत्नी किसी के पास जाए। दोस्तों, सतीश उससे फिर पूछता है और मधु साफ शब्दों में जवाब दे देती है कि मैं ये सब बंद नहीं करूंगी, मैं अपनी प्यास जरूर बुझाऊंगी। दोस्तों, सतीश अब फाइनली उसे मारने की सोच लेता है, कहता है बेइज्जती होने से अच्छा है कि इसको इस दुनिया से ही उठा दिया जाए। पास में एक रस्सी पड़ी होती है, सतीश उठाता है और मधु के गले में कसकर उस रस्सी से जकड़ लेता है। दोस्तों, मधु फड़फड़ाती है, उसे छुटाने की कोशिश करती है, उसे नोचने भी लगती है, लेकिन दोस्तों जो सतीश होता है उस रस्सी को और मजबूत कर देता है। वो जब तक मजबूत करे रखता है जब तक मधु का शरीर ठंडा ना हो जाता, दोस्तों यानी कि उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये सब करने से पहले उसने एक दिन पहले अपने बच्चों को नाना नानी के यहाँ भेज दिया था। दोस्तों, उसे पता था, उसने ये प्लान पहले से बना रखा था कि उसे या तो ये मान जाए और नहीं तो इस दुनिया से भेज दे। दोस्तों, जब मधु मर जाती है तो दिन होता है, इसलिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है मधु की लाश को ठिकाने लगाना। दोस्तों, समय होता नहीं है
वो उस लाश को अपने ही घर के बेड में अंदर डाल देता, बेड के अंदर। और दोस्तों शाम को होते ही वो सोचता है मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा। शाम होते ही बच्चे उसके घर पे आ जाते हैं, नाना नानी के घर पे जो होते हैं वो वहां से अपने घर पे आ जाते हैं। दोस्तों जब बच्चे घर पे आते हैं तो माँ के बारे में पूछते हैं कि पापा मम्मी कहाँ है, मम्मी दिखाई नहीं दे रही है। तो वो सतीश कहता है कि मम्मी किसी काम से बाहर मीटिंग में गई होंगी, इसलिए वो आज शायद ना आ पाए, लेकिन तुम आराम से सो जाओ। दोस्तों बच्चे सो जाते हैं। और इधर जब बच्चे घर पे आ जाते हैं तो सतीश को मौका ही नहीं मिलता है लाश को ठिकाने लगाने का। और दोस्तों जब सुबह होती है बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों दिन होने के कारण वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता है। शाम को बच्चे आते हैं और कहते हैं कि पापा यहाँ पर बदबू किस चीज़ की आ रही है। तो सतीश अंदर जाके देखता है तो हल्की हल्की बदबू आने लगती है। सतीश समझ जाता है कि बदबू लाश में से आ रही है। वो बच्चों से कहता है कि कोई चूहा वगैरह मर गया होगा, एक काम करो तुम नानी के घर में चले जाओ दोनों, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो हो सकता है ये इससे तुम्हारी दम घुटे बदबू से, इसलिए तुम नानी के घर पे चले जाओ। दोस्तों सतीश अपने बच्चों को नानी के घर पे भेज देता है और भेजने के बाद में बेड खोलता है और बेड खोलने के बाद में दोस्तों एक हाथ से बाल पकड़ता और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता। जैसे ही दोस्तों हाथ पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसकी जो पत्नी के हाथ की खाल होती है वो उखड़ के उसके हाथ में आ जाती है। यानी कि दोस्तों 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए थे दोस्तों उस बेड में लाश को पड़े पड़े, बिल्कुल बंद थी, गर्मी का समय थी, लाश से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। दोस्तों इस तरह जब सतीश देखता है तो लाश तो वो बेड से निकाल लेता बाहर, पर जैसे ही वो जहाँ पकड़ता है तो खाल छूटने लगती है। दोस्तों वो घबरा जाता है और घबराने के बाद में वो लाश को वहीं छोड़ देता और घर पे ताला लगा के फरार हो जाता है। दोस्तों एक दिन और बीतता है, उसके बाद में घर से बदबू आने लगती है तो पड़ोसी आके देखते हैं तो खिड़की वगैरह से देखते हैं तो दूर से ही दिखती है कि मधु की लाश आंगन में पड़ी हुई है। दोस्तों वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ उसका पति सतीश को भी बताते हैं कि तुम्हारी बीवी की मौत हो गई, आंगन में पड़ी हुई है। दोस्तों सतीश भी आता है, देखता है, पुलिस वाले आते हैं, देखते हैं, पंचनामा वगैरह करके चले जाते हैं, लाश को भी ले जाते हैं। और दोस्तों इधर सतीश जो होता है वो पुलिस वालों पे दबाव डालने लगता है कि किसी ने मेरी पत्नी का कत्ल कर दिया और तुम उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। इस तरह का जब दबाव डालता है, पुलिस वाले अपनी छानबीन में लगे रहते हैं। दोस्तों पड़ोसियों से पूछते हैं और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी नानी के घर से आ जाते हैं, उससे भी पूछते हैं। सारा सबूत इकट्ठा करने के बाद में वो पुलिस वाले सतीश को ही पकड़ लेते हैं और उस पर दबाव बना करके पूछताछ करते हैं। दोस्तों सतीश टूट जाता है और वो पुलिस वालों को सारी अपनी कहानी बता देता है कि मैं एक इज्जतदार हूँ और मैं एमआर का काम करता हूँ। मेरी पत्नी पहले तो अच्छी से सही से रहती थी, उसके बाद में जैसे जैसे उम्र बीतती गई मेरे शरीर की ताकत खत्म होती गई और उसके बाद में इसकी शारीरिक भूख बढ़ती गई। इस चक्कर में इसने दूसरे बाहर के डॉक्टरों से संबंध बनाया, जिससे मेरी इज्जत का कचरा होने लगा और मैं नहीं चाहता था कि आज ये मेरे सामने बात कर रही, कल मेरे सामने किसी पराए मर्द को बुलाकर के घर में रंग रलियां बनाए। इसलिए मैंने इसका गला दबा करके यानी कि रस्सी से गला इसका घोंट करके इसकी मृत्यु कर दी और अपना जुर्म कबूल लेता। जब जुर्म कबूल लेता तो दोस्तों शक की गुंजाइश तो बचती ही नहीं है। दोस्तों पुलिस वाले कार्रवाई करके कोर्ट में भेज देते हैं और कोर्ट वाले सजा सुनाकर जो जिला जेल होता है उसमें उसको भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या उसने ठीक किया या गलत किया, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। दोस्तों जो मधु ने किया क्या वो ठीक कर रही थी? दोस्तों हर चीज की एक उम्र होती है, सतीश भी उस उम्र को पार करने लगा था, यानी कि अब उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची थी तो वो शारीरिक संबंध अपनी पत्नी से रोज बनाए और उसे संतुष्ट करे। और दोस्तों मधु की प्यास बढ़ती जा रही, उसके सामने और भी कई रास्ते थे दोस्तों, लेकिन उसने यही एक रास्ता चुना जिससे उसे जेल मिली। आप लोगों की क्या राय? प्लीज़ दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दें मेरी मेहनत के लिए। और दोस्तों इस तरह का आपको और कहानियाँ सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकॉन होगा उसको दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।
फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए नमस्कार।